मैं उपेंद्र कुमार यादव सरदार सिंह कॉन्वेंट कॉलेज महमूदाबाद के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और आज हम आप सभी को जो है जैसा कि कक्षा 4 व 5 में हिंदी व्याकरण क्या पढ़ना है आप लोगों को, कक्षा 4 व 5 के लिए हिंदी व्याकरण लेकर के आए हैं, जिसमें जो है पाठ 1 है। क्या है? पाठ 1 है भाषा एवं व्याकरण। क्या है? भाषा एवं व्याकरण। तो भाषा एवं व्याकरण को समझेंगे। सबसे पहले देखिए क्या है कि भाषा एवं व्याकरण क्या होता है। मतलब भाषा है ना, भाषा कहते किसे हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा जो है जो हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, अपने विचारों को एक दूसरे से लेते हैं, ग्रहण करते हैं, मतलब अपने विचारों को दूसरों को देना और दूसरों के विचारों को ग्रहण करना या दूसरों के विचारों को जानना। तो इसका जो माध्यम होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? हम भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? सबको पता हो गया होगा कि भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा वो है मतलब जिसके द्वारा हम अपने विचारों को दूसरे लोगों तक देते हैं तथा दूसरों के विचारों को हम जानते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे? भाषा कहते हैं। मतलब विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है ना, विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही भाषा कहते हैं। भाषा कहते हैं मतलब विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही हम भाषा कहते हैं। अब आता है कि भाषा होती कितने प्रकार की है। तो भाषा के प्रकार, देखिए इसको भी समझ लेंगे हम कि भाषा के प्रकार कितने होते हैं। तो भाषा मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। भाषा कितने प्रकार की होती है? इसके जो मुख्य 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? मुख्य 3 प्रकार हैं। कितने प्रकार हैं? मुख्यतः 3 प्रकार हैं। 3 प्रकार। अब इसके मुख्य 3 प्रकार है, वो कौन कौन से होंगे 3 प्रकार? तो एक तो हमारी होती है नंबर 1 मौखिक भाषा। क्या होती है? मौखिक भाषा। क्या होती है? मौखिक भाषा। अब हम समझेंगे कि मौखिक भाषा क्या होती है। और दूसरी होती है लिखित भाषा और तीसरी होती है सांकेतिक भाषा। तो देखिए मौखिक भाषा क्या होती है? जब हम अपने विचारों को किसी दूसरे तक बोल करके पहुंचाते हैं और उसके विचारों को सुन करके जानते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? मौखिक भाषा कहते हैं। समझ में आ गई होगी बात। जब हम अपने विचारों को किसी दूसरे तक बोल करके पहुंचाते हैं और उसके विचारों को सुन करके ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर कौन सी भाषा होती है? मौखिक भाषा होती है। जैसे हम टेलीविज़न में वाद विवाद है ना, टेलीविज़न में देखते हैं, सुनते हैं, तो एक कैसी भाषा हो जाएगी? मौखिक भाषा हो जाएगी। रेडियो का सुनना है ना, तो एक ऐसी भाषा हो जाएगी, मौखिक भाषा हो जाती है। दूसरी आपकी कौन सी है? जिसको हम बोलते हैं लिखित भाषा। क्या कहते हैं? लिखित भाषा। क्या कहते हैं? लिखित भाषा। अब लिखित भाषा क्या होती है? तो इसको भी आप लोग समझ लीजिए कि लिखित भाषा जब हम अपने विचारों को किसी दूसरे को लिख करके प्रदान करते हैं, लिख करके देते हैं, मतलब अपने विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं और उसके विचारों को जो सामने वाला दूसरे के विचारों को पढ़ करके ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पर आपकी होती है लिखित भाषा। कौन सी भाषा होती है? लिखित भाषा होती है। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि मौखिक भाषा क्या है? मौखिक है ना। मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा क्या है? मौखिक भाषा में क्या होता है? हम अपने विचारों को जो है बोल करके प्रकट करते हैं और सुन करके ग्रहण करते हैं। और लिखित भाषा में क्या होता है? अपने विचारों को लिख करके प्रकट करते हैं और पढ़ करके ग्रहण करते हैं। तो वहाँ पर कौन सी भाषा हो जाती है? लिखित भाषा हो जाती है। अच्छा, लिखित भाषा में क्या होता है कि कौन कौन से इसके उदाहरण हो जाए? जैसे पत्र लेखन है, समाचार पत्र पढ़ना है, ठीक है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, पत्र लेखन है, पुस्तक का पढ़ना है, ठीक है। तो हम अपने विचारों, जैसे पत्र में लिखा गया अपने विचार लिखे और जो पढ़ेगा वो ग्रहण कर लेगा और जो लिख करके देता है वो प्रकट कर रहा होता है। तो वहाँ पर होती है लिखित भाषा। और तीसरा आपका होता है सांकेतिक भाषा। कौन सी भाषा? सांकेतिक। सांकेतिक भाषा कौन सी होती है?
सांकेतिक भाषा। अब सांकेतिक भाषा क्या होती है, तो आप लोग इसको भी समझ लीजिए कि सांकेतिक भाषा वो भाषा होती है जिसमें जो है हम अपने विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं, संकेत के माध्यम से प्रकट करते हैं और दूसरे के विचारों को संकेत दे करके समझते हैं, संकेत को समझते हैं, तो वहां पर होती है सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा होती है और इसका भी दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है ना। जब हम कभी यातायात के नियमों का पालन करना होता है तो यातायात के नियमों का पालन हम लोग पढ़े भी हैं, तो उसमें बहुत सारा बताया जाता है कि जो ग्रीन लाइट का क्या अर्थ है, रेड लाइट का। हाँ, ये तभी हो सकता है जब दोनों लोगों को इन संकेतों के अर्थ पता हों। अगर हमको अर्थ ही नहीं पता है कि बेल इतने बजे बजेगी तो क्या होगा, है ना, तो बेल बजने के बाद बेल बजना है और सीटी बजाना है और जो हार बजाते हैं और इंडिकेटर की लाइट जलाना, है ना, तो ये क्या होता है सांकेतिक भाषा। यानी यातायात के नियमों के पालन में हम सांकेतिक भाषा का बहुत ज़्यादा ही महत्व रहता है ना। देखो, तो इस प्रकार से जो है सांकेतिक भाषा होती है। इसके बाद में आती है हमारी एक होती है बोली। क्या होती है? बोली। तो देख लीजिए बोली क्या है। समझ में आ गया है सब लोगों की? ठीक है, इसको अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो। इसके बाद में क्या होता है, एक आता है आपका भाषा के बाद में होती है बोली। अब बोली क्या है तो इसको थोड़ा हम समझेंगे। देखिए बोली क्या है, बोली भी समझ लीजिए आप लोग। बोली क्या है तो हम इसको कैसे समझेंगे बोली को। तो भाषा का वो छोटा रूप, यानी जो क्षेत्र विशेष में बोला जाता है उसे हम बोली कहते हैं। और बोली का जो है कोई अपनी लिपि नहीं होती है। तो भाषा की लिपि होती है बट जो बोली होती है उसकी कोई अपनी लिपि नहीं होती है और क्षेत्र विशेष में बोली जाती है, यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि भाषा का ही एक छोटा रूप होता है बोली, जिसका कोई लिपि नहीं होता है। ठीक है, तो उसे हम बोली कहते हैं। अब इसके बाद में क्या होता है कि हमारे देश में, अब एक चीज़ आपको बता दें कि हमारे देश में कुल 22 भाषाओं को मान्यता मिली है। यानी भाषाओं के मतलब संविधान में वर्णित 22 भाषाएं हैं, तो उनका हम नाम तो नहीं लेना चाहेंगे। 22 भाषाएं हैं जिसमें कुछ भाषाएं हमें नई जुड़ी हुई हैं। ठीक है, हिंदी है, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, मराठी, उड़िया, गुजराती, कन्नड़, है ना, और बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मणिपुरी, कोंकणी, सिंधी, नेपाली, असमिया, कश्मीरी, बोडो, है ना, अंग्रेजी और जो है संथाली, डोंगरी और मैथिली। ये कौन सी हैं? ये हमारी जो भाषाएं हैं इस संविधान की 22 भाषाएं वर्णित की गई हैं। ठीक है, राष्ट्रभाषा क्या होती है? देखो एक बार और हम बता दें कि राष्ट्रभाषा और मातृभाषा। राष्ट्रभाषा वो है जिसको जो है राष्ट्र भाषा मतलब वो होती है जो राष्ट्र के अधिकार में बोली जाती है ना, उसे हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। और मातृभाषा जब बच्चा जन्म लेता है इसके बाद में जो माता पिता से सीखता है उसे हम मातृभाषा कहते हैं। इसकी तो छोटी सी परिभाषा हो जाती है। और इसके बाद में हमारी आती है तो बोली क्या है, मतलब छोटे क्षेत्र में, छोटे क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा। क्या कहेंगे इसको? हम बोली कहेंगे। मतलब बोली क्या है? क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा क्या होती है? बोली कहलाती है। इसका छोटा रूप हो, मतलब छोटा ही स्थान रहता है। इसके बाद में क्या आता है? लिपि। क्या आती है? लिपि। लिपि क्या है? तो सब लोग लिपि तो जानते हैं, यानी लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। मतलब लिखने और पढ़ने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। यानी वर्णों का प्रयोग, वर्णों से क्या ध्वनि निकलेगी, यानी एक चिन्ह होते हैं ना, वर्ण एक चिन्ह होते हैं। तो लिखने का जो ढंग होता है, जैसे वर्णों का क्रमवार लिखना वर्णमाला बनेगा, तो उसी को क्या हम बोलेंगे? लिपि कहते हैं ना। तो लिपि क्या होती है कि वर्ण लिखने के जो ढंग होता है उसको सीखते हैं, लिखने के जो चिन्ह होते हैं उनको सीखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। और सभी भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है। सभी भाषाओं की अपनी एक लिपि होती है, यानी भाषा को लिखने के ढंग को, भाषा को लिखने व पढ़ने के ढंग को लिपि कहते हैं। क्या कहते हैं? लिपि कहते
अब एक चीज़ आपको मतलब प्रत्येक भाषाओं की अलग अलग लिपि भी होती है। जैसे हम कहें कि प्राचीन संस्कृत की लिपि ब्रह्मी थी, अब ब्रह्मी के बाद में जो है आधुनिक संस्कृत की लिपि क्या है, यानी संस्कृत की लिपि जो है वो देवनागरी है। हिंदी की लिपि क्या है, हिंदी की लिपि आप सब समझते हैं, हिंदी की लिपि, हिंदी की लिपि कौन सी हो जाएगी, हिंदी की लिपि जो है आपकी वो देवनागरी, क्या है, देवनागरी। और इसके बाद में जैसे आप पंजाबी है तो पंजाबी की गुरमुखी है, और उर्दू और फारसी की जो है उर्दू और फारसी की कौन सी हो जाती है आपकी, वो फारसी हो जाती है। उर्दू की कौन सी है, फारसी है। अंग्रेजी की रोमन है। तो इस प्रकार से इनको हम समझ सकते हैं। अच्छा, व्याकरण क्या होता है, एक और थोड़ी परिभाषा रह गई, उसको भी सीख लीजिए। तो देख लीजिए व्याकरण क्या होता है। अब लिपि हो गई, बोली हो गई, और अब समझते हैं व्याकरण। व्याकरण क्या है, देखिए व्याकरण मतलब धीरे धीरे क्या होता है कि जिस प्रकार से रहन सहन में परिवर्तन होता है, उसी प्रकार इन भाषाओं में भी धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है। मतलब इतनी जो मतलब अगर इस परिवर्तन को रोका ना गया, यानी उसी को रोकने के लिए व्याकरण बनाया गया। यानी व्याकरण शास्त्र क्या कहता है कि जो मतलब हम इसको समझ है परिभाषा, किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने व बोलने के ज्ञान वाले विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। मतलब लिखने बोलने का जो विशेष ज्ञान होता है उसे हम क्या कहेंगे, व्याकरण कहेंगे। ठीक है, मतलब अगर इसको हम बदलते बदलते कहीं किसी क्षेत्र में ज़्यादा ही उसे परिवर्तन आ गया और किसी क्षेत्र में नहीं आया तो क्या होगा, फिर इसमें जो है बहुत सारे विकार उत्पन्न हो जाएंगे। तो इसीलिए इसका जो है व्याकरण होता है। अब देखिए व्याकरण के 3 रूप होते हैं। व्याकरण के रूप, व्याकरण के रूप ये 3 होते हैं। कौन से, सबसे होता है वर्ण विचार, वर्ण विचार। अब वर्ण विचार क्या है, वर्ण विचार हम क्या करेंगे, यानी इसमें हम वर्णमाला सीखते हैं, वर्ण उच्चारण स्थान सीखते हैं। मतलब सबसे पहले हम वर्ण सीखेंगे कि वर्ण होते कितने प्रकार के हैं, जैसे कि स्वर है, व्यंजन है, फिर उनका बोलने का ये मतलब उनका क्रमवार तरीके से पढ़ करके सीखेंगे, उनकी ध्वनियाँ क्या हैं। और जो है वर्ण विचार में वर्णों को सीखते हैं और उनके उच्चारण के स्थान क्या है उनका वर्गीकृत करते हैं। दूसरा होता है शब्द विचार। शब्द विचार, शब्द विचार में क्या होता है कि वर्णों के मेल से जो सार्थक शब्द बनते हैं उसको क्या कहते हैं, हम शब्द विचार कहते हैं। यानी शब्द विचार, उसको हम क्या कहेंगे, शब्द विचार। ये क्या है आपका वर्ण विचार, क्या है वर्ण विचार। वर्ण विचार में वर्णों को सीखेंगे, शब्द विचार में शब्द बनाना है ना, वर्णों के मेल से बनने वाले शब्द है ना। वर्ण विपर्य नियम से मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग बोलते बोलते शब्द को ही बदल देते हैं, है ना। जैसे कि पागल का बना देते हैं पगला, है ना। उंगली का हुआ अंगुली, तो ये क्या हो जाता है वर्ण विपर्य, यानी वर्णों के हेर फेर से ही उसके अर्थ को हम धीरे धीरे कहते कहते बदल डालते हैं। यानी जो हमको आसान लगता है उन शब्दों का प्रयोग जल्दी से होने लगता है और कठिन शब्द अपने आप हट जाते हैं, तो वहाँ पर वर्ण विपर्य। तो ये व्याकरण रोकने का काम करती है। आगे क्या होता है आपका वाक्य विचार। क्या होता है वाक्य विचार, वाक्य विचार। तो देखिए वाक्य विचार क्या होता है, यानी शब्दों के मेल से बनने वाले वाक्य होते हैं, मतलब जो सार्थक। अब ऐसा है कि अब इसको भी हम सीखेंगे कि वाक्य विचार क्या होता है, सिर्फ वाक्यों को सीखा जाता है, मतलब सार्थक वाक्य कैसे बनाए जाते हैं। जैसे कि कहें हम मेरी माता जी बीमार हैं तो सही रहेगा, अगर कहें मेरे माता जी, है ना, तो उसमें जो है तो वाक्य विचार है ना, तो वहाँ पर क्या आएगा वाक्य विचार। यानी वाक्यों को, यानी शब्दों के मेल से बनने वाले जो वाक्य होते हैं उन पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम वाक्य विचार कहते हैं। तो इस प्रकार से जो है आपका जो है कक्षा 4 व 5 के लिए जो व्याकरण का पहला अभ्यास है वो समाप्त होता है। तो इसको आप सब लोग जो है अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे और समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में इसकी जो प्रश्नोत्तरी है, यानी प्रश्नावली है, प्रश्न जो दिए गए हैं उनको अगले वीडियो में करा दिया जाएगा इसी माध्यम से। तो आप लोग जो है YouTube चैनल को देखते रहिए। धन्यवाद।